बच्चों आज से हमारा 12th क्लास स्टार्ट हो रहा है। 12th क्लास का आज सबसे पहला लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें हम सबसे पहले वाले आज के लेक्चर में चार्ज के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एज द नेम इंडिकेट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी ऑफ स्टेशनरी और स्टैटिक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ स्टैटिक और स्टेशनरी चार्जेस। We study about sources of charges. We study about sources of charges. We study about sources of charges, their behavior, forces, fields and potential. इसका हम स्टडी करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या क्या कहा कि हम स्टैटिक और स्टेशनरी चार्जेस को डिस्कस करते हैं, उनके अवेलेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, सोर्सेज को डिस्कस करते हैं और बिहेवियर, फोर्सेज, फील्ड्स एंड पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं। तो देखिए कोई भी मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। इलेक्ट्रॉन का सोर्स कहाँ है? कोई भी मटेरियल है। सवाल ये उठता है ये चार्ज क्या इलेक्ट्रॉन ही होता है? तो मैं वो बात आपसे करना चाहता हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कहीं पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज होता है। कहीं पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को जान लो। इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इसे हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये मास होता है। मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉल है, कोई भी मटेरियल की बॉल है। दिस बॉल मे बी ऑफ कॉपर और ऑफ स्टील और ऑफ प्लास्टिक और रबर, कुछ भी होगी बॉल है। इस समय इस बॉल का टोटल चार्ज 0 है। टोटल चार्ज 0 है। सवाल ये होता है इस बॉल का टोटल चार्ज 0 क्यों है? इस बॉल का टोटल चार्ज 0 इसलिए है कि इस बॉल में टोटल नेगेटिव चार्ज कंटेंट और टोटल पॉजिटिव चार्ज कंटेंट इक्वल है। जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन को हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए प्रोटॉन को हम कहेंगे +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है। अब देखिए इसका मास होता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। हाँ जी। अब देखिए होता क्या है कि हर मटेरियल में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन होता है। अब अगर हम इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दें, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें से निकाल देते हैं, आउट कर दें, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हम बॉल में फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे कहीं से ला करके तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फ्यू इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो पॉजिटिव, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स दे दिया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आप समझिए बात। अगर हमने शुरू में लिया
कि जब कुछ भी नहीं निकाला, कुछ भी नहीं दिया, तो टोटल चार्ज जीरो है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारी अर्थ का टोटल चार्ज जीरो है, वास्तव में हमारे यूनिवर्स का टोटल चार्ज जीरो है। एक्चुअली यूनिवर्स में या कहिए हमारे अर्थ के आसपास या जहां भी मतलब बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, आइसोलेटेड बॉडीज हैं, तो उनकी एक खास बात है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए टोटल चार्ज जीरो। तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ भी नहीं है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है केवल। तो देखिए अभी आगे बात मैं करना चाहता हूं, अगली बात कि चार्ज इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर। ध्यान दीजिए, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर, प्रोटॉन्स कैन नॉट बी ट्रांसफर, protons cannot be transferred, only electrons can be transferred. तो ट्रांसफर तो केवल इलेक्ट्रॉन का ही किया जा सकता है, प्रोटॉन का नहीं किया जा सकता। प्रोटॉन जो है एटम के विद इन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, दिया भी जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, राइट। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है तो एकदम क्लियर कट बात आपके पास में आ गई कि अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव बॉडी हो गई, अगर इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव बॉडी हो गई। इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का जो है वो चीज आपको बता चुके हैं, चार्ज और मास, प्रोटॉन का चार्ज और मास आपको बताया जा चुका है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये आपकी ट्यूब है, ये आपकी ट्यूब है। अगर मान लीजिए इस ट्यूब में से 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं पर सेकंड, इस ट्यूब में से जा रहे हैं, तो बताइए व्हाट विल बी करंट। तो करंट के बारे में मैं दो बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले तो डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज opposite to flow of electrons, always opposite to flow of electrons. डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेफ्ट टू राइट हुआ है, ध्यान दीजिए ये आपकी ट्यूब है और इस ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। जब लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है तो करंट विल बी राइट टू लेफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, करंट विल बी राइट टू लेफ्ट। ये करंट की वजह होगी। करंट को हम कहते हैं चार्ज अपॉन टाइम। हाँ जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, चार्ज अपॉन टाइम। अब देखिए एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन का? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻−19 पर सेकंड, यानी कि 16 एम्पियर हो गया, 16 एम्पियर करंट हो गया। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड इस ट्यूब में से निकल रहे हैं, तो बताइए आप करंट कितना होगा? तो करंट 16 एम्पियर था। हमने कुछ नहीं 10⁻20 को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। चलिए अगला सवाल और लेते हैं हम एक। मान लीजिए कि ये आपकी ट्यूब है बहुत बड़ी और इस ट्यूब में से कुछ ऐसा हो रहा है कि 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं पर सेकंड लेफ्ट टू राइट, और ऐसा हो रहा है कि 10⁻20
पोजिट्रॉन्स पर सेकंड जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। अब इस बात का मतलब समझिए। सबसे पहले मैं आपको ये जो पोजिट्रॉन है वो समझा देता हूं। आप देखिए 3 पार्टिकल्स मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या होते हैं। एक मैं इलेक्ट्रॉन बता देता हूं, एक मैं प्रोटॉन बता देता हूं और एक मैं पोजिट्रॉन बता देता हूं, है ना। बताने को तो मैं और भी बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन हम आपको बता चुके। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन का चार्ज है +1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन का मास है +1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको हम कहते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। ये प्रोटॉन की बात है। अब बात हम कर रहे हैं पोजिट्रॉन की। पोजिट्रॉन इज एक्चुअली इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजिट्रॉन, ध्यान दीजिए, पोजिट्रॉन बेसिकली इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पोजिट्रॉन जो है वो है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम and mass of the positron is nearly equal to mass of the electron। हाँ जी, पोजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास लगभग बराबर होते हैं। ये आपको पार्टिकल के बारे में हमने बताया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। हमारे पास में ये बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, वंडरफुल क्वेश्चन। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट। 10⁻20 पोजिट्रॉन्स जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। आपको करंट बताना है। चलिए बताइए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन भी बताऊंगा मैं और वैल्यू भी बताऊंगा। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10⁻20 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन टाइम 1 सेकंड है। ये 16 एम्पियर करंट है। डायरेक्शन क्या आई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो डायरेक्शन आई राइट टू लेफ्ट। हाँ जी, डायरेक्शन आई राइट टू लेफ्ट। करंट की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। ओके, अब अपन बात करेंगे करंट ड्यू टू पॉजिट्रॉन। तो करंट ड्यू टू पॉजिट्रॉन, ध्यान दीजिए। अब ये करंट ड्यू टू पॉजिट्रॉन जो था ये 10⁻20 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1 सेकंड। ये आपका आ गया 16 एम्पियर। देखिए पॉजिटिव चार्ज जिधर बहता है, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है वही करंट की डायरेक्शन होती है। तो दैट इज राइट टू लेफ्ट। करंट इज राइट टू लेफ्ट। ये आपका करंट है। अब देखिए दोनों का सम होगा, बिकॉज बोथ डायरेक्शंस आर सेम। दोनों का सम होगा, है ना। तो देखिए दोनों का सम होगा तो हम बड़े आराम से लिख देंगे इसको कि टोटल करंट आएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस बिकॉज ऑफ पॉजिट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 16 + 16, इट इज इक्वल टू 32 एम्पियर। बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक वर्ड लाइन टू लाइन नोट्स बना दीजिए। जो बोर्ड पर आ रहा है वो सब आपकी नोटबुक में होना चाहिए, है ना। हाँ जी, 100% चीजें आपकी नोटबुक में होनी चाहिए हर हालत में, राइट। चलिए तो ये अब हम बात करते हैं इसके आगे। करंट 32 एम्पियर है। अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में एक आइस क्यूब है। आइस क्यूब क्या होता है? आइस क्यूब होता है H2O। मान लीजिए मेरे पास एक आइस क्यूब है और जो आइस क्यूब मेरे पास है उसका मास है 90 ग्राम। अब ये जब 90 ग्राम आइस क्यूब है मेरे पास में, इस 90 ग्राम आइस क्यूब में मुझे पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं
ये मुझे पता लगाना है। तो देखिए 90 ग्राम आइस क्यूब में मुझे क्या क्या पता लगाना है वो मैं बता रहा हूँ। 90 ग्राम आइस क्यूब में मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुझे चाहिए प्रोटॉन्स का नंबर, कितने प्रोटॉन्स हैं, मुझे चाहिए न्यूट्रॉन्स का नंबर, कितने न्यूट्रॉन्स। बहुत ही क्लियर कट बात है। H2O, H2O जो है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 18। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, 18, राइट। लेकिन ये जो मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम, अब ये 1 मोल का होता है, यहां हमारे पास 90 ग्राम है। तो देखिए 90 ग्राम H2O इट इज इक्वल टू 5 मोल। 90 ग्राम H2O इज इक्वल टू 5 मोल। तो अब ये जो 90 ग्राम H2O जो है ना 5 मोल हुआ, तो मैं कहूंगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ध्यान देना 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में पता है क्या होता है? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। थोड़ा विचार करिए इस बात पर कि क्या मैं ये बात सही कह रहा हूं? बिल्कुल, मैं एकदम सही कह रहा हूं। H2O में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में है, 2 8 ऑक्सीजन में है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 प्रोटॉन हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन में है, 8 ऑक्सीजन में है, 10 प्रोटॉन हो गए। हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसे न्यूट्रॉन सारे ऑक्सीजन में ही होते हैं। अब देखिए ये 1 मॉलिक्यूल में है, 1 मॉलिक्यूल में है, 5 मोल है, यहां पर 5 मोल है। तो मैं कहूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 ग्राम आइस क्यूब, in 90 ग्राम आइस क्यूब, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 90 ग्राम आइस क्यूब कितना होगा? ये हो जाएगा 50 मोल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 मोल है 90 ग्राम के अंदर, और 1 मोल में, एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन, 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल के अंदर 10 मोल होंगे, तो 50 मोल होंगे, राइट। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इतने ही नंबर आएंगे प्रोटॉन में, इतना ही नंबर प्रोटॉन का आएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। और इतना ही नंबर आएगा आपका, सॉरी दैट नॉट दैट मच, वो 40 आएगा ना। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा 40 मोल, 40 मोल, ठीक है। चलिए अब मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूं, है ना, वो मैं बात करना चाहता हूं चार्ज की यूनिट के बारे में, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो यूनिट है ना आपकी चार्ज के बारे में मैं बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम कहते हैं इक्वल टू 4.8 × 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, है ना। अब इसलिए हम 1 कूलम को कहेंगे 3 × 10⁻9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ऐसा कहेंगे। इसी को हम कहते हैं स्टेट कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को ही स्टेट कूलम भी बोला जाता है। ये एक्चुअल में चार्ज की यूनिट्स की बातें कर रहा हूं। अब चार्ज की जो सबसे बड़ी यूनिट है ना उसके बारे में बात करता हूं, है ना। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज टोटल चार्ज, व्हाट इज टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा एक सवाल है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? तो देखिए मैं कैलकुलेट करता हूं। 1 मोल का मतलब होता है 1 मोल का मतलब होता है
6.023 इंटू 10⁻23। ये 1 मोल का मतलब होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, मैग्नीट्यूड बताएं केवल, तो मैग्नीट्यूड होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अब हम कह देंगे इसको कि इस तरह से जो टोटल चार्ज आ जाएगा कैपिटल Q बराबर NE, टोटल चार्ज कैपिटल Q बराबर NE आ जाएगा। तो NE जब आ जाएगा तो ध्यान दीजिए N का मतलब है नंबर ऑफ मोल, दैट इज 6 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो पता है कितना आएगा, इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम, ये अप्रोक्सीमेटली है। इसको हम कहते हैं 1 फैराडे। अब देखिए ये 1 फैराडे जो है ना, इट इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं इस 1 फैराडे को कुछ अलग अलग तरह से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। एक तरीका मैं ऐसा लिखूंगा जो कि गलत होगा, जो सही नहीं होगा। आपको वो गलत जो मैंने लिखा है उसको पकड़ के बताना है, राइट। एक मिस्टेक करूंगा मैं, उसको आपको पकड़ना है। मैं कर रहा हूं, 1 फैराडे को मैं लिख रहा हूं, 1 फैराडे इट इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये फैराडे मैं कह रहा हूं इट इज टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल, इट इज टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, इट इज टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल proton, it is charge of half mole of alpha particle, half mole alpha particle, है ना। it is charge of 1 mole Na plus सोडियम आयन, सिंगली आयनाइज्ड सोडियम आयन, सिंगली आयनाइज्ड सोडियम आयन, राइट। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा इधर से बता देते हैं। देखिए इट इज इक्वल टू charge of 1 mole ड्यूट्रॉन। अब इसमें से मैंने एक गलत लिखा है कोई सा, ध्यान दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे चीजें, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, क्या लिखा है उसको आप अच्छी तरह से जांच करिए। और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया है, इसमें से एक चीज गलत है, आपको उस गलत का पता लगाना है और मेरे को बताना है कि सर दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हाँ देखिए ढूंढ करके बताना, कौन बताता है ये आप जूम सेशन में बताएंगे। ये कल जो जूम सेशन है उसमें बताना कि सर ये देखो मैंने ढूंढा है कि यू हैव डन 1 मिस्टेक, यहाँ आपने गलती की है, ये आपको ढूंढ के बताना है, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको सबसे पहले इतने सारे जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में बता दूं। तो देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में आप जान गए, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है आपको पता लग गया, है ना। प्रोटॉन का मास क्या होता है आपको पता लग गया, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता लग गया, प्रोटॉन का मास भी आपको पता लग गया पहले से ही, करेक्ट। मैं अल्फा पार्टिकल के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एक्चुअली डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है ना। इसका चार्ज जो होता है ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन होता है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है ना। इसका जो मास होता है ना अल्फा पार्टिकल का वो 4 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये अल्फा पार्टिकल को डिफाइन किया है मैंने, राइट। अब यहाँ पे सोडियम के बारे में मैं डिफाइन करूँ, सोडियम आयन, सोडियम आयन का जो चार्ज है अगर सिंगली आयनाइज्ड है तो चार्ज तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है ना। हाँ जी
चार्ज तो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर ही है, चार्ज के बराबर ही है। लेकिन जो मास है सोडियम आयन का, मास जो सोडियम आयन का होता है ना, वो जो है कितना होता है सोडियम आयन का मास? सोडियम आयन का मास शायद 23 AMU होता है ना? एक बार चेक कर लेना आप, 23 AMU होता है या नहीं होता है, ये आप चेक कर लीजिएगा, राइट। अब हम न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। न्यूट्रॉन जो होता है ना, इसके बारे में मैं बता दूं कि न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो एक प्रोटॉन के बराबर ही होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, वो होता है डबल ऑफ द प्रोटॉन, दैट इज ट्वाइस AMU। या राइट। चलिए अब मैं कुछ और बातें करना चाहता हूं। तो देखिए एक सवाल मैं दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, मैं अभी सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, सॉल्यूशन हम इसका बाद में करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन ये है कि एक कॉपर का बॉल है, इस कॉपर बॉल का जो मास है वो 63.5 ग्राम है, 63.5 ग्राम है ना। इसमें से हम 1% इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना चाहते हैं। ध्यान दीजिए 63.5 ग्राम कॉपर में से हम 1% इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना चाहते हैं। जब हम 1% इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देना चाहते हैं तो बताइए आप इस पर चार्ज कितना आएगा? ये आपका एक क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन और है, एक अगला क्वेश्चन और है, करेक्ट। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम एक आइस क्यूब है 180 ग्राम का, आइस क्यूब है, इसमें से मैं 10% इलेक्ट्रॉन्स को अगर बाहर निकाल दूं, 10% इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दूं, तो मास में क्या चेंज आएगा? देन डेल्टा एम ऑफ आइस क्यूब, डेल्टा एम ऑफ आइस क्यूब क्या हो जाएगा? डेल्टा एम यानी मास में चेंज। तो इफ वी इजेक्ट आउट, if we eject out 10% electrons, if we eject out 10% electrons from the 180 gram ice cube, if we eject out 10% electrons from the 80 gram ice cube, then what change in mass, what change in mass takes place there, what change in mass takes place, कितना मास में चेंज आ जाएगा? आपको डेल्टा एम के बारे में पता लगाना है। एक तीसरा सवाल आपको और देते हैं, वो भी आपको घर से ही करना है, वो भी आपको घर से ही करना है। देखिए सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक हमारे पास में कॉपर है, इसका स्फीयर 63.5 ग्राम का है, राइट। इसमें से हम 1% इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ये 1% जो इलेक्ट्रॉन हमने यहां से निकाला है, इस 1% इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है, एल्यूमिनियम का स्फीयर है, इसका मास 54 ग्राम है। कितना? 54 ग्राम। तो मैंने क्या किया है, कॉपर में से जो 63.5 ग्राम का कॉपर था उसमें से 1% इलेक्ट्रॉन निकाल करके जो 54 ग्राम का एल्यूमिनियम है उसमें हमने सप्लाई कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट परसेंटेज of the electrons, what percentage of the electrons in aluminium will in aluminium be more than what percentage of the electrons in aluminium be more of its own नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करिए। मैं पूछा क्या जा रहा है, पूछा थोड़ा ट्विस्टेड किया जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा घुमा के पूछा जा रहा है। क्या
कॉपर में से 63.5 ग्राम कॉपर में से 1% इलेक्ट्रॉन्स निकाले, जितने भी इसमें थे उसमें से 1% निकाल दिया। 1% निकाल करके हमने एल्यूमिनियम के अंदर डाल दिया। एल्यूमिनियम 54 ग्राम का था, राइट। अब हमने कितना परसेंटेज एल्यूमिनियम में इंक्रीज हो गया, यानी पहले तो आपको यह पता करना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एल्यूमिनियम इनिशियली। उसके बाद में आपको उसके अंदर जो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका परसेंटेज पता करना है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ठीक है। ये आप करने की ट्राई करिए, कल मैं बताऊंगा आपको। मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है, कॉपर का एटॉमिक मास, कॉपर का एटॉमिक मास वो होता है 63.5, और जो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है ना, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है वो 27 होता है, राइट। कॉपर का एटॉमिक नंबर, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। तो इस तरह से आपको ये सवाल को करना है। अब आप ये कैसे करते हैं, क्या है वो आप करिए कैलकुलेशन, और ये यहाँ पर आप कैलकुलेशन कंप्लीट करिए। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ चार्जिंग में। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक्चुअल में अभी 1 मिनट के लिए थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना, हाँ कुछ अलाइनमेंट बिगड़ गया था अभी। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बातें करेंगे। देखिए 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग आप सब जानते भी हैं, मुझे पता है ये सब बच्चे इसको जानते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शन और रबिंग। फ्रिक्शन और रबिंग। सेकंड मेथड है कॉन्टैक्ट। तीसरा मेथड है इंडक्शन। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला मेथड जो रबिंग और चार्जिंग का मेथड है, रबिंग और फ्रिक्शन का मेथड जो है, उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से अगर रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये कस्टमरी जो है ना डिसाइड किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे अमेरिका के, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसा मान लेते हैं कि ग्लास रॉड पर जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव है और सिल्क पर जो चार्ज आया है वो नेगेटिव है, राइट। और अगर हमने प्लास्टिक रॉड को रब किया सिल्क या फर से, तो फर पर पॉजिटिव चार्ज आया और प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आया। ये एक्चुअल में क्या था कि सिल्क और प्लास्टिक रॉड को जब आपस में पास में लाया गया तो रिपल्सन था, ग्लास रॉड को और फर को जब आपस में पास में लाया गया तो रिपल्सन था। तो एक्चुअली ये प्लस प्लस में रिपल्सन, माइनस माइनस में रिपल्सन। ये जो कस्टमरी ये जो इसका चार्ज का कन्वेंशन लिया गया कि भाई कौन सा चार्ज नेगेटिव है कौन सा चार्ज पॉजिटिव है, ये डिसाइड किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले इन्होंने बताया। ठीक है, अच्छा। दूसरा है चार्ज का कांटेक्ट करके। जैसे मान लो एक आपके पास में स्फीयर है जो ऑलरेडी चार्ज है, एक स्फीयर ऑलरेडी चार्ज है, एक दूसरा स्फीयर है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इनको कांटेक्ट करवाते हैं तो इसमें से कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा, कुछ चार्ज इसमें चला जाएगा। इसे कहते हैं चार्ज ट्रांसफर, कांटेक्ट ट्रांसफर। तो कांटेक्ट करोगे तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तीसरा जो मेथड है वो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन कैसे होता है? देखिए, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर कोई पॉजिटिव स्फीयर रखा हुआ है। अब आपने इसके पास में एक आयरन की प्लेट रख दी, तो क्या करता है ये पॉजिटिव स्फीयर अपनी तरफ इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर कलेक्ट हो जाते हैं। और अगर फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर कलेक्ट हो तो पॉजिटिव प्लस चार्ज इधर रह जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अब अगर हम इसको यहां से अर्थिंग कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज सारा कहां चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा।
So this entire positive charge will go to earth. सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा, राइट। जब ये सारा चार्ज अर्थ में चला गया, अब अगर मैं एक सीजर लेकर के, एक कैंची लेकर के इस कनेक्शन को काट दूं, तो क्या हाल हो जाएगा? तो हालात ये बन जाएगा फाइनली ये बन जाएगा कि इस प्लेट पर केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। इसे कहते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, ये चार्जिंग बाई इंडक्शन, राइट। आप अभी जो ये मैंने पढ़ाया है पूरा लेक्चर, इसके नोट्स बनाए, सारे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चन करिए, और कल के जूम सेशन में जो इसमें से जितने डाउट्स होते हैं सारे डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आप प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो है ना पढ़ करके तैयार होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज आप पढ़ करके तैयार होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर आएगा, राइट। तो आप लोग जो है इसके लिए रेडी रहिए, और ये जो नोट्स हैं पूरे बना लीजिए, रोज का नोट्स, रोज आज का नोट्स आज बन जाना चाहिए।